एवरीवन, इस वीडियो में हम कर रहे हैं सीपीसी के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस। तो आप देखिए कैसी कैसी प्रॉब्लम्स एग्जाम्स में आती हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम अभी बात करेंगे डिक्री एंड ऑर्डर से रिलेटेड। देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 देखते हैं हम। क्या है प्रॉब्लम हमारी, अभी आपको क्लियर दिखेगा ये। देखिए, इज़ द रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट डिक्री। क्या बोल रहे हैं कि प्लांट को रिजेक्ट करना, ठीक है, क्या डिक्री माना जाता है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। यदि माना जाता है तो रीजन भी दीजिए। ठीक है, अपने आंसर में रीजन लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें बताना है कि क्या माना जाता है या नहीं माना जाता। प्लांट रिजेक्शन ऑफ प्लांट को डिक्री माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तो हम लिखेंगे यस, यस द रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट इज ए डिक्री। ठीक है, जो प्लांट का रिजेक्शन है वो डिक्री है। कहाँ दिया गया है डिक्री, कहाँ डिफाइन किया गया? सेक्शन 2 के 2 में 2 ऑफ सीपीसी। ठीक है, रीजन बताएंगे अब आप। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द वर्ड डिक्री। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो सीपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में दिया गया है, जो कि हमें डिक्री की डेफिनेशन बताता है। आगे देखिए द रेलिवेंट पार्ट। देखिए द रेलिवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सीपीसी on which this question is based states that the term decree shall be deemed to include rejection of plant also। ये क्या कहते हैं कि जो रेलिवेंट पार्ट है सेक्शन 2 का 2 सीपीसी का, जो हमें डिक्री का डिफाइन किया हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 में, ऑन विच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड, जिस पर कि यह प्रॉब्लम बेस्ड है, वह हमें बताता है स्टेट्स दैट द टर्म डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड रिजेक्शन ऑफ प्लांट ऑल्सो। ठीक है, 2 का 2 हमें क्या बताता है कि जो डिक्री है वह मानी जाएगी रिजेक्शन ऑफ प्लांट को इंक्लूड करते हुए। डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लांट को इंक्लूड करता हुआ माना गया है। दस इन व्यू ऑफ द रेलिवेंट प्रोविजन मेड इन सेक्शन 2 ठीक है, मतलब सेक्शन 2 के रेलिवेंट प्रोविजन में यह क्लियर हो जाता है। इट इज़ क्लियर दैट रिजेक्शन ऑफ ए प्लांट इज बाय फिक्शन ऑफ लॉ ए डिक्री एंड नॉट मियरली एन ऑर्डर। ठीक है, देखना आप डिक्री की डेफिनेशन, उसमें दिया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें डिक्री मानी गई हैं और क्या क्या नहीं मानी, किस किस को इंक्लूड किया गया है और किस किस को नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। अब हम ऐसे ही देखेंगे हमारी प्रॉब्लम नंबर 2। देखिए क्या प्रॉब्लम है हमारी। इज एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लांट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी ए डिक्री, रेफर टू केस लॉ इफ एनी ऑन द पॉइंट। ये क्या कह रहे हैं, देखिए एक ऑर्डर दिया जाता है कि आपकी प्लांट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी। ठीक है, जो कमी पड़ रही थी कोर्ट फी में, आपने जो प्लांट लगाई उसके साथ आपको जो कोर्ट फीस लगानी थी वो कम थी, तो जो कम पड़ रही थी उसके लिए प्लांट को रिजेक्ट कर दिया गया। तो जो प्लांट के रिजेक्शन का जो ऑर्डर दिया गया है, क्या वो डिक्री है? रेफर टू केस लॉ इफ एनी ऑन द पॉइंट। साथ में अगर कोई केस लॉ हो तो वो भी बताइए। तो आप कैसे इसको बताएंगे? यस भाई डिक्री है, रिजेक्शन ऑफ प्लांट तो डिक्री है, हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में भी ये देखा है। यस एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लांट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी इज ए डिक्री। क्या कहते हैं? यस ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लांट, एक प्लांट को रिजेक्ट करने का ऑर्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी, जो कम कोर्ट फी मतलब जो कोर्ट फीस कम पड़ गई है उसके नॉन पेमेंट के कारण जो प्लांट के रिजेक्ट का ऑर्डर है वह एक डिक्री माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देखिए केस का नाम क्या है, इन शमशेर वर्सेज राजेंद्र। क्या नाम है? शमशेर वर्सेज राजेंद्र एंड सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी, इसमें ये बात कही गई है। तो केस लॉ कौन सा हुआ आपका? शमशेर वर्सेज राजेंद्र में ये बात कही गई है कि अगर कोर्ट फीस कम होने की वजह से आपकी प्लांट को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो इसे क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा? इसको डिक्री माना जाएगा। रीजन देखते हैं। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। द रेलिवेंट पार्ट ऑफ द सेक्शन स्पीक्स
that the term decree shall be deemed to include rejection of plaint. Thus, rejection of a plaint also amounts to decree and not merely an order. क्या बताया है देखिए कि जो सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 CPC का है वो हमें डिक्री की डेफिनेशन देता है। जो रेलिवेंट पार्ट है इस सेक्शन का वो हमें बताता है कि डिक्री में रिजेक्शन ऑफ प्लेंट को इंक्लूड किया हुआ ही डीम जाएगा, माना जाएगा। 10 रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट को रिजेक्ट करना किसके बराबर है? डिक्री के अमाउंट के बराबर है, नॉट मियरली एन ऑर्डर, ना कि एक ऑर्डर है, वह डिक्री मानी जाएगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट इन अबव रेफर्ड केस शमशेर वर्सेस राजेंद्र हेल्ड that an order rejecting a plaint for non-payment of deficit court fee is also a decree. फर्दर क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जो केस अबव रेफर किया गया है शमशेर वर्सेस राजेंद्र का, उसमें क्या बताया, हेल्ड किया है दैट ऑर्डर जो कि प्लेंट को रिजेक्ट करता है, ठीक है, ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लेंट को रिजेक्ट करने वाला ऑर्डर फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी इज ऑल्सो ए डिक्री। Thus, in view of the provision made in section 2 subclause 2 and decision given by apex court of the landmark case in Shamsher versus Rajinder, it is clear that an order rejecting a plaint for non-payment of deficit court fee is a decree. ठीक है, तो आपको देखिए थोड़ा सा मैं ये और बताती हूँ कि इसमें किस तरीके से इन्होंने, अगर आपका मेंस में ये प्रॉब्लम आ जाए, कैसे इन्होंने लिखा है। सबसे पहले इज एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी ए डिक्री, तो आपको लिखना है यस। आंसर आपका यही समझ आ गया कि भाई पता है, ठीक है। फिर आपने ये लाइन पूरी कंप्लीट की, एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए प्लेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेफिसिट कोर्ट फी ए डिक्री। फिर रेफर टू केस लॉ, तो साथ में केस लॉ बता दिया ऊपर में ही, शमशेर वर्सेस राजेंद्र एंड सेक्शन 2(2) ऑफ CPC का रेफरेंस दे दिया। उसके बाद आपने अपना रीजन यहाँ दिया है। इससे आपके 2 लाइन में ही आपकी नॉलेज का पता लग जाता है, इन 2 लाइन में ही। इसके आगे आपको सामने वाले को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रॉब्लम 3 पर। इज एन ऑर्डर रिटर्निंग ए प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट ए डिक्री। क्या कह रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा था, देखिए ऑर्डर 7 रूल 11 रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। अब हम पढ़ेंगे रिटर्निंग ऑफ प्लेंट को रिटर्न करने का ऑर्डर, टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, तो वो क्या है, डिक्री है क्या। तो ऑर्डर 7 रूल 10 का जो है रिटर्निंग ए प्लेंट को रिटर्न करने का ऑर्डर, वो है डिक्री नहीं है। नो, इट इज़ नॉट ए डिक्री। रीजन देखिए इसका, एन ऑर्डर रिटर्निंग ए प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट इज नॉट ए डिक्री। ये तो हमने सिर्फ ये बताया कि ये डिक्री नहीं है, जो कि हमने ऊपर दिया है उसी को हमने नीचे एक्सप्लेन किया है। द रीजन बिहाइंड इट इज डेट सच एन ऑर्डर डज नॉट निगेट एनी राइट्स ऑफ द प्लेंटिफ। क्या रीज़न है कि ये जो ऑर्डर है ना, ऐसा ऑर्डर है वो प्लेंटिफ के किसी राइट्स को निगेट नहीं करता है, एंड इज़ नॉट ए डिसीजन ऑन द राइट्स ऑफ पार्टीज़ के राइट्स पर कोई दिया गया डिसीजन नहीं है। मतलब ऐसा थोड़ी है कि उन्होंने आपस में एक दूसरे के तर्क वितर्क होके किसी राइट्स के ऊपर, लाइबिलिटीज़ के ऊपर कोई डिसीजन दे दिया, नहीं। वो गलत कोर्ट में आ गई थी, प्रॉपर कोर्ट में देने के लिए आपको प्लेंट का ऑर्डर था, इसलिए प्लेंट को रिटर्न किया गया है, रिजेक्शन नहीं किया गया है यहाँ पर। दस इट इज़ क्लियर दैट एन ऑर्डर रिटर्निंग ए प्लेंट टू बी प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर कोर्ट इज़ नॉट ए डिक्री। उससे यह क्लियर हो जाता है कि जो ऑर्डर है प्लेंट को रिटर्न करने का प्रॉपर कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए, वह डिक्री नहीं है। अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारी है प्रॉब्लम नंबर 4। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, और प्लीज़ मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा हमारा भी। देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 है, इज एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट ए डिक्री। क्या बात कही है, सूट डिसमिस करने का ऑर्डर डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है, मतलब डिफ़ॉल्ट कर दिया पार्टी ने। जब
जब हियरिंग थी पार्टी की उस टाइम पार्टी डिफ़ॉल्ट कर गई, आई नहीं, तो क्या हुआ, सूट को डिसमिस कर दिया, तो क्या वो डिक्री है? गिव रीजन फॉर योर आंसर। ठीक है, तो देखिए नो, हमारा आंसर कैसे लिखेंगे हम? नो, ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट इज़ नॉट अ डिक्री। ठीक है, सूट के डिसमिसल का जो ऑर्डर है वह डिक्री नहीं होता। सेक्शन 2(2) ऑफ सीपीसी के सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 में ये बात कही गई है। और केस लॉ कौन सा है? केस लॉज देखिए, मुन्नी कृष्णा वर्सेस रामास्वामी, किस में कही गई है ये बात? मुन्नी कृष्णा वर्सेस रामास्वामी में ये बात कही गई है कि अगर डिफ़ॉल्ट करने की वजह से सूट डिसमिस करने का ऑर्डर दे दिया है तो इट्स नॉट अ डिक्री। रीज़न देखिए, दिस क्वेश्चन based on section 2 subclause 2 of CPC which gives the definition of the term decree। क्या बताया कि ये क्वेश्चन CPC के 2 पर बेस्ड है, जो कि हमें डिक्री की डेफिनेशन देता है। रेलिवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑन विच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड प्रोवाइड्स दैट ए डिक्री डज नॉट इंक्लूड एन ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। क्लियर वहाँ डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ठीक है, सेक्शन 2 के सब क्लॉज 2 का रेलिवेंट पार्ट हमें क्या बताता है, जो कि इस क्वेश्चन पर बेस्ड है कि डिक्री इंक्लूड नहीं करती। क्या इंक्लूड नहीं करती? ऑर्डर ऑफ डिसमिसल फॉर डिफ़ॉल्ट। क्लियर लाइन लिखी हुई है, आप देखिए डिक्री में जाकर। फर्दर इन अबव रेफर्ड केस मुन्नी कृष्णा वर्सेस रामास्वामी, कौन सा केस है? मुन्नी कृष्णा वर्सेस रामास्वामी, द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट फॉर डिफ़ॉल्ट इज एन ऑर्डर। देखिए कि जो मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा इसमें, मुन्नी कृष्णा वर्सेस रामास्वामी में, कि जो ऑर्डर है सूट को डिसमिस करने का, ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट फॉर डिफ़ॉल्ट इज एन ऑर्डर एंड नॉट अ डिक्री। ऑर्डर जो भी सूट को डिसमिस करने का, डिफ़ॉल्ट की वजह से जो सूट डिसमिस करने का ऑर्डर दिया है वह क्या है? वह केवल एक ऑर्डर माना जाएगा, ना कि एक डिक्री मानी जाएगी। इन व्यू ऑफ द प्रोविजंस मेड in section 2 subclause 2 of CPC. From the above discussion, it is clear that an order of dismissal of suit for default is not a decree. When the plaintiff does not appear in the court and the suit is dismissed, it is known as dismissal of the suit for default. लास्ट में देखो क्या बताया है आपको कि ये होता क्या है। तो जब प्लेंटिफ कोर्ट में अपियर नहीं होता, और प्लेंटिफ मतलब जिसने सूट दायर किया है, जिसने सूट फाइल किया है, वह खुद ही जिस दिन हियरिंग दी है, तारीख मिली है जज साहब से, उस दिन वो खुद ही अपियर नहीं हुआ, तो सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। इसको कहते हैं डिसमिसल ऑफ सूट फॉर डिफ़ॉल्ट। वो डिफ़ॉल्ट कर गया, आया नहीं बंदा। आगे देखिए, व्हेन द प्लेंट, ये तो हाँ, द डिटर्मिनेशन ऑफ अ क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। देखिए, इज द डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144, यानी सेक्शन 144 में जो क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन है, क्या वह डिक्री है? किसकी है वो? एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन की एप्लीकेशन लगाना सेक्शन 144 में, तो यह क्या डिक्री मानी गई है? गिव रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो देखिए यस, हम कैसा आंसर देंगे? यस। जैसे आपका एजएमआर से क्वेश्चन शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो आप यस नो में आंसर देते हैं ना, तो हम इसी तरीके को, इसी पैटर्न को अपनाएंगे। यस, डिटर्मिनेशन ऑफ ए क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 CPC इज ए डिक्री। ठीक है, सेक्शन 144 के अंदर जो क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन होता है वह एक डिक्री है, सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑफ CPC। रीजन क्या है? दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड विच गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डिक्री। सबसे पहले हमने बताया कि प्रॉब्लम किस सेक्शन पे बेस्ड है, सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑफ CPC विच गिव्स डेफिनेशन ऑफ डिक्री। देखिए, द रेलिवेंट पार्ट ऑफ सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑफ CPC ऑन विच दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड स्टेट्स दैट अ डिक्री शैल बी डीम्ड टू इंक्लूड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन अंडर सेक्शन 144 ऑफ CRPC। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि जो रेलिवेंट पार्ट है वो इस प्रॉब्लम पर बेस्ड है, जिस पर कि ये प्रॉब्लम बेस्ड है, वह क्या बताता है कि डिक्री में इंक्लूड माना गया है किसको?
सेक्शन 144 के अंदर यदि किसी क्वेश्चन को डिटरमाइन करना है तो उसको इंक्लूड माना जाता है डिक्री में। किस केस में बताया, देखिए सुप्रीम कोर्ट इन मुहीजी भाई वर्सेज मनी भाई, मुहीजी भाई वर्सेज मनी भाई held that section 144 deals with restitution and determination of a question under that section and is included in the definition of decree for the purpose of giving a right of appeal। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, देखिए कि जो सेक्शन 144 है वह डील करता है रेस्टिट्यूशन के साथ एंड क्वेश्चन को डिटरमाइन करता है उस सेक्शन में एंड इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिक्री, डिक्री की डेफिनेशन में इसको इंक्लूड किया गया है फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग ए राइट ऑफ अपील, अपील का राइट देने के पर्पज के लिए। ठीक है, जिससे कि डिक्री है, डिक्री की तो अपील होगी। ठीक है, तो इसलिए जिससे कि इसको अपील का राइट दिया जा सके। Thus, in view of the above provision made in section 2 subclause 2 and decision given in above referred case, it can be said that determination of a question under section 144 of Civil Procedure Code is a decree by fiction of law। देखिए सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 में जो above प्रोविजन में और जो डिसीजन दिया गया है रेफर्ड केस में, इट कैन बी सेड, यह कहा जा सकता है कि जो सेक्शन 144 के अंदर क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन है वह फिक्शन ऑफ लॉ है। क्या नोट दिया है, देखिए आगे, सेक्शन 144 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद लॉ रिलेटिंग टू एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। जो सीपीसी का सेक्शन 144 है वह एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन की बात करता है। ठीक है, अब है हमारी प्रॉब्लम नंबर 6। इज एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए मेमोरेंडम ऑफ अपील एज बार्ड बाय लिमिटेशन ए डिक्री। क्या प्रॉब्लम कही है, देखिए इन्होंने बोला है कि क्या कोई ऑर्डर जो कि मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट कर देता है, क्यों, क्योंकि वह लिमिटेशन से बार्ड कर दिया गया है, मतलब जो टाइम लिमिट थी उसके बाद उस अपील को लगाया गया है तो इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, तो क्या वह डिक्री है, तो क्या वह डिक्री होगी? नो, नो नहीं होगी। एन ऑर्डर रिजेक्टिंग ए मेमोरेंडम ऑफ अपील एज बार्ड बाय लिमिटेशन इज नॉट अ डिक्री। क्या बता रहे हैं कि नहीं, जो लिमिटेशन से बाढ़ करके अपील के मेमोरेंडम को रिजेक्ट करने का कोई ऑर्डर है तो वह डिक्री नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन सुनिए। इन अबव रेफर्ड केस ऑफ, कौन सा केस है, देशराज वर्सेज ओम प्रकाश। यहाँ देखिए नोट किया हुआ है, देशराज वर्सेज ओम प्रकाश। द कोर्ट हेल्ड दैट वेयर एन ऑर्डर इज पास्ड रिजेक्टिंग मेमोरेंडम ऑफ अपील as barred by limitation, it is not a decree but merely an order। क्या बोला है कि देशराज वर्सेज ओम प्रकाश के केस में है कि जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिजेक्ट करने का, क्यों, लिमिटेशन से बाहर है क्योंकि वो, तो यह डिक्री नहीं होगी, ये क्या माना गया है, merely an ऑर्डर माना गया है। द सेम व्यू वॉज एक्सप्रेस्ड बाई कर्नाटका हाई कोर्ट इन कमिश्नर हुबली धारवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्सेज श्री शैल। ठीक है, इन व्यू ऑफ डिसीजन गिवन इन अबव केसेज it can be said that an order by which memorandum of appeal is rejected as barred by limitation is merely an order and not a decree। ठीक है, इन केसेस में जो बताया गया है ऐसा कहा जा सकता है कि जिसके द्वारा कि मेमोरेंडम ऑफ अपील को लिमिटेशन की वजह से बार किया जा रहा है, मतलब रिजेक्ट किया जा रहा है, तो ये एक ऑर्डर है, यह डिक्री नहीं है। ठीक है, ये जो सारी आपको प्रॉब्लम्स मैं बता रही हूँ ये आपके मेंस में आंसर राइटिंग में बहुत काम आएंगी, इसलिए हल्के से ना लें और बहुत अच्छे से इन्हें समझिए और माइंड में सेट कीजिए। देखिए प्रॉब्लम नंबर 7, देखिए, इज द फॉलोइंग ऑर्डर ए डिक्री, गिव रीजन्स। देखिए फॉलोइंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर है, एन ऑर्डर इम्पोजिंग कॉस्ट, किसी पर कॉस्ट इम्पोज कर दी कि इतनी कॉस्ट आपको ये देनी है, तो क्या यह डिक्री है, तो क्या होगा, यस,
भाई कॉस्ट इम्पोज करते हैं ना, केस चलता है तो उस पर एक पे कॉस्ट लगा दी जाती है कि ये आपको सामने वाली पार्टी को देना है ना, या कोर्ट में आपको इतना जमा कराना है, तो ये क्या है, डिक्री हुई। यस, द ऑर्डर ऑफ इम्पोजिंग कॉस्ट इज ए डिक्री। किसमें कहा गया है, बाबू खान वर्सेज अन्नपूर्णा, बाबू खान वर्सेज अन्नपूर्णा में ये बात कही गई है। रीजन इन द अबव रेफर्ड फेमस केस ऑफ बाबू खान वर्सेज अन्नपूर्णा एंड जुजिस्ती वर्सेज मेगाटा, it was held that a direction of court regarding award of cost is a decree and not an order। इस अबव रेफर्ड फेमस केस में क्या नाम है कि इसका, बाबू खान वर्सेस अन्नपूर्णा एंड जुजिस्ती वर्सेस मगाटा, क्या हेल्ड किया गया कि कोर्ट का डिस्क्रेशन, क्या डिस्क्रेशन है कि कॉस्ट अवॉर्ड की जाए, यह क्या है, एक डिक्री है ना कि एक ऑर्डर है। इन व्यू ऑफ द डिसीजन गिवन इन बाबू खान वर्सेज अन्नपूर्णा एंड जुजिस्टी वर्सेज मेगाटा, इट इज क्लियर दैट एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट इम्पोजिंग कॉस्ट इज अ डिक्री। मतलब कि जो इस केस में बताया गया है कि एक जो कोर्ट का ऑर्डर है या कोर्ट का डायरेक्शन है कॉस्ट इम्पोज करने का, वह एक डिक्री है। प्रॉब्लम नंबर 8 देखिए, ए कोर्ट रिटर्न्स ए मेमो ऑफ अपील टू बी प्रेजेंटेड बिफोर अ प्रॉपर कोर्ट वेदर इट इज एन ऑर्डर और डिक्री। क्या पूछा है कि कोर्ट है वह अपील के मेमो को रिटर्न कर देती है, क्यों, क्योंकि प्रॉपर कोर्ट के आगे उसको प्रेजेंट किया जाए। तो क्या ये है, ऑर्डर है या ये डिक्री है, ऐसा पूछा जा रहा है आपसे। तो क्या बताएंगे आप, देखिए, रिटर्न ऑफ मेमो ऑफ अपील, अपील के मेमो को रिटर्न यहाँ पर, ठीक है, रिटर्न करना आपके डिक्री में नहीं है, यह एक ऑर्डर है, क्योंकि उनको प्रॉपर कोर्ट में वहाँ पेश करनी है, कोई तर्क वितर्क नहीं हुआ है अभी इसके ऊपर, किसी के राइट्स और लाइबिलिटीज डिसाइड नहीं हुए हैं, इसलिए क्या है, ये एक ऑर्डर है ना कि ये डिक्री है। इट इज़ एन ऑर्डर नॉट अ डिक्री। एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट by which a memorandum of appeal is returned to be presented to a proper court is not a decree but merely an order। ठीक है, ये केवल एक ऑर्डर है ना कि एक डिक्री है। द रीजन इज दैट सच एन ऑर्डर does not negate any right of appellant, ठीक है, and is not a decision on right of parties। क्या रीज़न है कि यह किसी एप्लेंट के राइट को निगेट नहीं करता और ना ही पार्टीज़ के राइट्स पर डिसीजन देता है। फ्रॉम द अबव एक्सप्लेनेशन इट इज़ क्लियर दैट एन ऑर्डर रिटर्निंग ए मेमोरेंडम ऑफ अपील टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए प्रॉपर कोर्ट इज मियरली एन ऑर्डर एंड नॉट अ डिक्री। ठीक है, इस एक्सप्लेनेशन से क्या क्लियर होता है कि एक ऑर्डर जो कि मेमोरेंडम ऑफ अपील को रिटर्न करता है, क्यों, प्रॉपर कोर्ट के आगे प्रेजेंट करने के लिए, वह एक ऑर्डर है ना कि एक डिक्री है। अब हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 9। देखिए क्या पूछ रहे हैं, एग्जामिन वेदर द डिक्री इज प्रिलिमिनरी और फाइनल इन द फॉलोइंग केस। कि आपकी जो ये डिक्री है वह प्रिलिमिनरी है तो वह फाइनल है। देखिए केस क्या है आपका, केस समझिए। एस यूज बी for recovery of possession of certain land and for mean profit and a decree is passed in A's favor। क्या पूछा है कि ए स्यू करता है बी को, ए ने बी को स्यू किया, किसके लिए, फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ सर्टेन लैंड, कोई लैंड है उसके पोजेशन को रिकवर करने के लिए और मीन प्रॉफिट के लिए, और डिक्री पास की गई ए के फेवर में। अब आपको ये पता करना है कि ये प्रिलिमिनरी है या फाइनल है। तो देखिए क्या होगी, द डिक्री पास्ड इन एज फेवर इज पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल। क्या होगी, ये पार्टली प्रिलिमिनरी होगी और पार्टली फाइनल होगी। कहाँ दिया हुआ है, ऑर्डर 20 रूल 12, ऑर्डर 20 रूल 12 में ये बात की गई है। डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट, ठीक है, डिक्री फॉर पोजेशन एंड मीन प्रॉफिट। एंड सुप्रीम कोर्ट इन ल्यूसी वर्सेस मेरियप्पा, केस का नाम क्या है, ल्यूसी वर्सेस मेरियप्पा। रीजन देखिए इसका, सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 गिव्स द डेफिनेशन ऑफ द टर्म डिक्री।
ठीक है, डिक्री को डिफाइन करता है सेक्शन 2 का सब क्लॉज 2। इन दिस रेस्पेक्ट इट इज़ नोटेबल दैट द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन attached to section 2 subclause 2 makes it clear that a decree may be partly preliminary and partly final। ये क्या कह रहे हैं कि इस रेस्पेक्ट में यह नोटेबल है कि जो कंक्लूडिंग पार्ट है हमारे एक्सप्लेनेशन का, जो कि सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 से अटैच है, वह ये क्लियर करता है कि एक डिक्री पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल हो सकती है। द क्वेश्चन ऑफ ए डिक्री which is partly preliminary and partly final arises only when the court decides to issue by only one decree। देखिए, ध्यान से देखना इस चीज़ को, डिक्री का क्वेश्चन कि क्या ये पार्टली मतलब जो कि पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल है कोई डिक्री, तो उस डिक्री का क्वेश्चन जो अराइज होता है तो वह कैसे होता है, जबकि कोर्ट को यह डिसाइड करना होता है कि हमारे पास इशू दो इशू है ना, क्या, एक तो रिकवरी करनी है किसकी, लैंड की रिकवरी करनी है जो कि दूसरे ने पोजीशन में ले रखी है, दूसरे के रॉन्गफुल पोजीशन में है, उसकी रिकवरी करनी है, तो लैंड भी रिकवर करनी है और मीन प्रॉफिट भी रिकवर करना है। तो हमारे पास कितने मुद्दे हुए, 2 इशू हुए हमारे पास, ठीक है। तो जब हमारे पास 2 मुद्दे हुए तो हमारा जो डिक्री का क्वेश्चन है वो क्या होगा, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। It is also notable that in case of suit of recovery of possession of immovable property, मतलब land, with mean profit, generally the decree is passed under Order 20 Rule 12 for recovery of possession of property with the direction to make an inquiry regarding mean profit। Thus, in such a case, द कोर्ट डिसाइड्स 2 issues by 1 डिक्री। देखिए, समझिए क्या बोला है आपको। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल, यह नोटेबल है कि क्या है इस केस में क्या किया गया है, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है उसके पोजीशन की, किसके साथ, मीन प्रॉफिट के साथ, ठीक है। जनरली जो डिक्री पास की जाती है मैसने प्रॉफिट की, मीन प्रॉफिट की जो डिक्री पास की जाती है ऑर्डर 20 रूल 12 में पास की जाती है, ठीक है, विद फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है, विद ए डायरेक्शन टू मेक एन इंक्वायरी। क्या डायरेक्शन दिया जाता है, मतलब एक तो आपको प्रॉपर्टी की रिकवरी करनी है, पोजीशन की रिकवरी कर दी जाती है, और साथ में एक डायरेक्शन दिया जाता है कि इंक्वायरी कीजिए मीन प्रॉफिट कितना होगा। तो दो डिक्री हुई ना, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल। फाइनल तो कौन सी हुई, क्या आपको लैंड वापस दी जाएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको वापस दी जाएगी, और प्रिलिमिनरी पार्ट कौन सा हुआ उसका, जो कि मीन प्रॉफिट का है, जिसके लिए डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है। रिगार्डिंग मीन प्रॉफिट इन सच ए केस द कोर्ट डिसाइड 2 issues बाय 1 डिग्री। एक ही डिग्री में 2 इशूज़ को डिसाइड कर रही है कोर्ट। इन दिस केस द डिग्री फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज फाइनल, ठीक है। डिक्री फॉर द पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज फाइनल, फाइनल डिक्री हो गई। एंड इंक्वायरी रिगार्डिंग मीन प्रॉफिट से रिगार्डिंग जो इंक्वायरी है वह क्या मानी जाएगी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मानी जाएगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो इन फेमस केस ऑफ ल्यूसी वर्सेज मैरियप्पा, कौन सा केस है, ल्यूसी वर्सेज मैरियप्पा, रेफर्ड अबव हेल्ड दैट इन केस ऑफ द सूट for recovery of the possession of immovable property with mean profit, when the court decrees possession of a property and also directs the inquiry into mean profit, the former part of decree is final while the latter part is only preliminary, because the final decree for mean profit can be drawn only after the inquiry and the amount due is ascertained. In such a case, even though the decree is only one, it is partly preliminary and partly final। क्या बोला है, देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ल्यूसी वर्सेस मैरियप्पा पे क्या कहा था, ये हेल्ड किया गया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की मेन प्रॉफिट के साथ पोजीशन की जो डिक्री होती है, जिसमें कि कोर्ट को पोजीशन डिसाइड करना होता है और साथ में मेन प्रॉफिट की इंक्वायरी करनी होती है, तो जो प्रॉपर्टी का पोजीशन है वो तो फाइनल डिक्री मानी जाएगी, और जो मीन प्रॉफिट है वह प्रीलिमिनरी माना जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें
इंक्वायरी करनी होगी, उसके बाद अमाउंट को डिसाइड करना होगा कि कितना मेन प्रॉफिट का अमाउंट है, उसके बाद ही तो अमाउंट को असर्टेन किया जाएगा और फाइनल डिक्री पास की जाएगी। एक डिक्री में 2 इशू सॉर्ट आउट करने हैं। इन सच ए केस इवन दो द डिक्री इज ओनली वन, चाहे से हमारी डिक्री एक है लेकिन वह पार्टली प्रिलिमिनरी है, पार्टली फाइनल है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन ऑर्डर 20 रूल 12 and decision of Supreme Court in Lucy versus Mariappa, it is clear that in the given case the decree passed by the court in favor of A for recovery of possession of land with mean profit is partly preliminary and partly final। क्या कह रहे हैं कि देखिए कि ऑर्डर 20 रूल 12 में और ल्यूसी वर्सेस मैरियप्पा के केस से ये क्लियर हो जाता है कि जो डिक्री पास की गई है ए के फेवर में, वह कैसी डिक्री है, पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिक्री है। हाउएवर इट इज नोटेबल दैट इफ द फ्यूचर मीन प्रॉफिट कैन बी ascertained without directing an inquiry in this respect, a final decree may be passed directly without passing a preliminary decree। कि अगर मीन प्रॉफिट को बिना किसी इंक्वायरी के असर्टेन कर दिया गया डायरेक्टली, तो फाइनल डिक्री पास की जा सकती है। ज़रूरी नहीं है कि फिर हम प्रिलिमिनरी डिक्री पास करें। पोजीशन डिसाइड करने के साथ ही अगर उसका अमाउंट भी डिसाइड किया जा रहा है मीन प्रॉफिट का, तो उसको माना जाएगा फाइनल डिक्री। डेट्स वाई इन गणेशी वर्सेज स्नेहलता, गणेशी वर्सेज स्नेहलता के केस में इट वॉज हेल्ड दैट if future mean profit can be ascertained without the need of further inquiry, a preliminary decree need not be passed। यदि फ्यूचर मीन प्रॉफिट को असर्टेन किया जा सकता है बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के, तो प्रिलिमिनरी डिक्री पास करने की ज़रूरत नहीं है। बट इट इज़ अ रेयर एंड एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज, लेकिन यह क्या है, बहुत ही रेयर और बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज हैं विच अकर्स इन ए केस ऑफ suit for recovery of possession of immovable property with mean profit, जो कि immovable property के possession के साथ में mean profit का जो केस होता है उसमें ऐसा रेयर और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस कम ही आती है, ऐसी नहीं आती। Thus, as a general rule, in the case of suit for recovery of possession of immovable property with mean profit, a preliminary decree is passed to make an inquiry regarding ascertainment of the amount of mean profit along with final decree of recovery of possession of immovable property। इस केस में सूट के जनरल रूल के केस में सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की पोजीशन की रिकवरी के सूट में विद मीन प्रॉफिट एक प्रिलिमिनरी डिक्री को पास किया जाता है। इसके लिए टू मेक एन इंक्वायरी रिगार्डिंग असर्टेनमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मीन प्रॉफिट के अमाउंट को निर्धारित करने के लिए प्रीलिमिनरी डिक्री पास की जाती है, साथ में फाइनल डिक्री पास की जाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन को रिकवर करने के लिए। देखिए सी ऑर्डर 20 रूल 12 फॉर मोर डिटेल्स। क्या कहा गया है इसमें, देखिए मीन, ये जो आपका ऑर्डर 20 रूल 12 में क्या कहा गया है, मीन प्रॉफिट ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स, मतलब किसी प्रॉपर्टी के मीन प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, दोज प्रॉफिट्स विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन ऑफ सच प्रॉपर्टी एक्चुअली रिसीव्ड और माइट विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस हैव रिसीव्ड। पर्सन जिसके पोजीशन में प्रॉपर्टी है, जिसके रॉन्गफुल पोजीशन में प्रॉपर्टी है, उसने वह प्रॉफिट एक्चुअली रिसीव किया है या ऑर्डिनरी डिलीजेंस के साथ वह रिसीव करना चाहिए, ठीक है, रिसीव्ड फ्रॉम देयर फ्रॉम टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन सच प्रॉफिट, उस प्रॉफिट में साथ में जो इंटरेस्ट उसने लिया है, बट शैल नॉट इंक्लूड प्रॉफिट्स ड्यू टू इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन। लेकिन उसने जो इम्प्रूवमेंट किए हैं उससे जो प्रॉफिट लिया है उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कहाँ कहा गया है, सेक्शन 2 के 12 में मीन प्रॉफिट की बात की गई है ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, ठीक है। ये पूरी जो मीन प्रॉफिट की डेफिनेशन है वो कहाँ पर दी गई है, सेक्शन 2 के 12 में। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 10।
एग्जामिन वेदर द डिक्री इज प्रिलिमिनरी और फाइनल इन द फॉलोइंग केस, कि क्या प्रिलिमिनरी है या फाइनल है। देखिए, एक्स द मॉर्टगेजी ऑफ ए हाउस ब्रिंग्स ए सूट अगेंस्ट बाई द मॉर्टगेजर फॉर फोरक्लोजर ऑफ मॉर्टगेज एंड द डिक्री इज पास्ड इन फेवर ऑफ एक्स। क्या कहा है कि एक्स है जो कि एक हाउस का मॉर्टगेजी है, ठीक है, वह एक सूट फाइल करता है बाई के अगेंस्ट। बाई कौन है? मॉर्टगेजर। फॉर फोरक्लोजर ऑफ मॉर्टगेज, कि वह मॉर्टगेज को फोरक्लोज करे। एंड द डिक्री इज पास्ड इन फेवर ऑफ एक्स, डिक्री एक्स के फेवर में पास की गई है। तो आपको बताना है डिक्री प्रिलिमिनरी है या फाइनल है। तो देखते हैं हम क्या है। ये देखिए, द डिक्री पास्ड इन फेवर ऑफ एक्स इज ए प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। एक्स के फेवर में जो डिक्री पास की गई है वह क्या है? एक प्रिलिमिनरी डिक्री है। कहाँ दिया गया है? ऑर्डर 34 रूल 2। रीजन क्या है? इट इज़ नोटेबल दैट ए डिक्री में बी प्रिलिमिनरी और फाइनल, ठीक है, कि डिक्री या तो प्रिलिमिनरी होगी या फाइनल होगी। इट इज़ ऑल्सो नोटेबल दैट सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 ऑफ CPC गिव्स द डेफिनेशन ऑफ डिक्री and explanation attached to section 2 subclause 2 states that a decree is preliminary when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of, and decree is final when such adjudication completely disposes of the suit। क्या बताया गया है? सेक्शन 2 सबक्लॉज 2 ऑफ CPC हमें डिक्री को डिफाइन करता है, डेफिनेशन देता है, और साथ में उसके साथ एक्सप्लेनेशन को अटैच किया गया है जो बताती है कि डिक्री प्रिलिमिनरी कब होगी, जबकि उसमें फर्दर प्रोसीडिंग लेनी है, फर्दर प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता है। कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करने से पहले कुछ फर्दर प्रोसीडिंग करनी है, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री है। और डिक्री फाइनल कब मानी गई है? जबकि व्हेन सच एडजुडिकेशन कंप्लीटली डिस्पोजेज ऑफ द सूट, कि उस जो एडजुडिकेशन है उससे सूट कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ हो जाता है। It is further notable that Order 34, Rule 2 of CPC deals with provisions relating to preliminary decree in foreclosure suit। यह फर्दर नोट किया जाता है कि ऑर्डर 34 रूल 2 क्या करता है? फोरक्लोजर सूट में प्रिलिमिनरी डिक्री से रिलेटेड प्रोविजंस की बात करता है। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 34 रूल 2, फर्स्टली अ प्रिलिमिनरी डिक्री इज पास्ड इन ए सूट फॉर फोरक्लोजर ऑफ मॉर्टगेज, ठीक है। ऑर्डर 34 रूल 2 के अनुसार सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाएगी मॉर्टगेज को फोरक्लोज करने के लिए। द रेलिवेंट पार्ट ऑफ रूल 2 ऑफ ऑर्डर 34 ऑन विच दिस क्वेश्चन इज बेस्ड प्रोवाइड्स दैट इन सूट फॉर फोरक्लोजर इफ द प्लेंटिफ कौन है यहाँ पर? मॉर्टगेजी सक्सीड हो जाता है, द कोर्ट शैल पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री, ठीक है। यदि प्लेंटिफ इसमें सक्सीड हो जाता है तो कोर्ट प्रिलिमिनरी डिक्री पास करेगी। इट इज़ नोटेबल दैट हेयर वर्ड शैल हैज बीन यूज्ड, देखिए लिखा है इन ए सूट फॉर फोरक्लोजर इफ द प्लेंटिफ सक्सीड्स कोर्ट शैल पास अ प्रिलिमिनरी डिक्री। कोर्ट को बाउंड है करना ही होगा, सबसे पहले वह प्रिलिमिनरी डिक्री ही पास करेगी। इट इज़ नोट hence the court is bound to pass a preliminary decree and it cannot pass directly a final decree, ठीक है। कोर्ट बाउंड हो जाती है कि वह प्रिलिमिनरी डिक्री को पास करे, वह डायरेक्टली फाइनल डिक्री पास नहीं कर सकती ऑर्डर 34 रूल 2 के अंदर। इट इज़ अगेन नोटेबल दैट इन ए सूट फॉर फोरक्लोजर द डिक्री डज नॉट डिस्पोज ऑफ द सूट completely, the suit is completely disposed for only when certain necessary conditions given in order 34 रूल 2। डिक्री सूट को कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ नहीं करती है ना। द सूट इज कंप्लीटली डिस्पोज्ड, सूट कंप्लीटली डिस्पोज किया जाता है व्हेन सर्टेन नेसेसरी कंडीशंस, जो कि ऑर्डर 34 रूल 2 में दी गई है, जब उनको फुलफिल कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अमाउंट ड्यू टू द प्लेंटिफ इज असर्टेन, मतलब जो कि अमाउंट प्लेंटिफ के पास ड्यू है, प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारा मूलधन है ब्याज के साथ, वह पूरा जब निर्धारित कर लिया जाता है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट इन द गिवन केस द डिक्री पास्ड बाय द कोर्ट इन फेवर ऑफ मॉर्टगेजी ऑफ द हाउस एक्स
against mortgager by is a preliminary decree and not the final decree in view of provisions made in Rule 2 of Order 34। अब डिस्कशन से ये क्लियर हो जाता है कि जो डिक्री पास की गई है किसके, मॉर्टगेजी के फेवर में, ठीक है, और मॉर्टगेजर के अगेंस्ट में, वह प्रिलिमिनरी डिक्री है ना कि फाइनल डिक्री है। किसमें, ऑर्डर 34 रूल 2 के प्रोविजंस के व्यू में। देखिए नोट क्या दिया हुआ है आपको, सी ऑर्डर 34 रूल 2 फॉर डिटेल। तो उसमें क्या बताया है कि जो फोर क्लोजर का सूट है उसमें प्रीलिमिनरी डिक्री की बात की गई है, प्रीलिमिनरी डिक्री इन फोर क्लोजर सूट। तो फोर क्लोजर का सूट ऑर्डर 34 के रूल 2 में आपको दिया गया है। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ डिक्री एंड ऑर्डर। तो यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करेंगे और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट होकर आगे से आगे वीडियो बनाती जाऊँ अच्छे से अच्छे। और ये जो वीडियोज हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस, ये आपके मेंस में किसी भी लॉ का किसी भी मेंस एग्जाम में आपके बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आप जब भी इस वीडियो को देखें इसके साथ के देखना कितने एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, उससे आपको इनकी ग्रेविटी का, इसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।